Good morning, guys. Hope you all are doing well in this pandemic situation of COVID-19. So today we are going to start a last chapter that is Security Contract Regulation Act of CA Final. आपकी बैच का ये लास्ट सेक्शन है गाइस, आपके सिलेबस का भी ठीक है। हम उसको स्टडी मटेरियल एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे। मेरी हैंड रिटन नोट्स इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप उसमें से उसको ले सकते हो। ठीक है, मैं साथ में स्क्रीन भी शेयर करूंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। यस गाइस, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की। स्टडी मटेरियल में ये आपका चैप्टर रहेगा। यस गाइस, उसमें जो पार्ट बी था सेबी वाला, उसमें ये पहला चैप्टर है, इसीलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका। ठीक है, सो इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। समझना गाइस, इसके नाम में ही आपको पता चलेगा कि ये जो बात करेगा वो पूरी सिक्योरिटीज के बारे में बात करेगा। आप लोगों को मैंने सीए इंटर के अंदर पढ़ाया था द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पिक्चर में आता था। फिर उन्होंने बोला था और रेफरेंस दिया था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ स्कारा, दैट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर इन्होंने डिफाइन किया, तो बेटर है ना कि सिक्योरिटी का डेफिनेशन जितने अच्छे से स्कारा अपन को समझा सकता है उतना कोई और एक्ट नहीं समझा सकता। सो जितने भी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी वर्ड आता है तो वो लोग रेफरेंस देते थे कि भैया सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी जो स्कारा के अंदर डिफाइन हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ स्कारा 1956 के अंदर। So here we will discuss guys in this chapter two things. The first one is Security Contract Regulation Act 1956. ये तो अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। In addition to that, उसके जो रूल्स है जिसको हम SCRR बोलेंगे, that is Security Contract Regulation Rules 1957, जो टाइम टू टाइम अमेंड्स भी होते रहते हैं, right? That we are going to discuss. इंट्रोडक्शन के अंदर हम और बात करें गाइस, तो एप्लीकेबिलिटी होल इंडिया के अंदर है, राइट। हियर यू कैन सी ऑब्जेक्टिविटी। यस, अपन को ये एक्ट क्यों बनाया 1956 के अंदर। सो जो अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस थे, जो लोग अनड्यू एडवांटेज लेते थे सिक्योरिटीज के रिलेटेड या उसके डेरिवेटिव और ऑप्शंस और फ्यूचर्स और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उन सबको वहां पे बंद करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट और ये पिक्चर्स, ये एक्ट पिक्चर में आया गाइस, टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज by regulating the business of dealing therein by providing certain other matters that is connected therewith. Yes, इसकी non applicability will discuss section 28. then इसके बाद उसका structure किस हिसाब से रहेगा, section 2 definition sections है, then स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, उसके 3 सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे गाइस। देन उसके बाद व्हाट इज द पावर्स ऑफ सेबी, ये कॉमन सेक्शंस है गाइस, ये सेक्शन 6, 7, 8, 9 द गवर्नेंस के बारे में बात करेगा। देन उसके बाद वो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, सो यस विल डिस्कस दिस आल्सो। देन इसके बाद सेक्शन 13 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सिक्योरिटीज, किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, लाइसेंस ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 21 ओवर देयर, अपीलेट प्रोसीडिंग्स क्या रहेगी, व्हाट इज द पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, बट यस गाइस, ये सारी चीजें अपने पास एक अच्छे वाले फॉर्मेट्स के अंदर भी है, दैट इज दिस वन। ठीक है, स्टूडेंट ने ये बनाई हुई नोट्स है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के बारे में वो बात करता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, तो यस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की हम बात करें तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो है गाइस, वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज को वहां पे प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेगुलेट करना है, वही एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेगुलेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जो आप सेल परचेज शेयर बाजार में अगर करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर करते हो, राइट, तो यस उसके रिलेटेड चीजों को अगर रेगुलेट करना है, उस ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पिक्चर में आएगा। कुछ स्पेकुलेशंस ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना है, उसको स्टॉप करना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो ये सारी चीजें वहां पे मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पिक्चर में आता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट का क्या मतलब रहेगा, तो अगर आप ऑफलाइन कोई शेयर परचेज करते हो या सेल करते हो, तो उसके रिलेटेड भी देयर शुड बी सम
regulations made for the same, right? So वो सारी चीजें यहाँ पे अपन उसको डिस्कस करेंगे. नॉन एप्लीकेबिलिटी, यस गाइस, सेक्शन 28 डील करता है. तो ये जो पूरा एक्ट है गाइस वो गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल नहीं है, जितनी भी सारी की सारी लोकल अथॉरिटीज है उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा. जितने भी पर्सन्स जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं इन तीनों के साथ, मतलब कि गवर्नमेंट के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ या लोकल अथॉरिटी के साथ, सो जितने भी पर्सन्स डूइंग ट्रांजैक्शंस विद एनी ऑफ द अबव, समझना गाइस, मतलब कि आज सचिन ठक्कर सपोज आज गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, देन यस मुझे भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. देन इसके बाद गाइस अगर आप बॉन्ड को कन्वर्ट करवा रहे हो, शेयर वारंट है, ऑप्शन और राइट है, एग्जम्पशंस नोटिफिकेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहां पे नोटिफाइड किया हुआ है तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा. ठीक है, पर यस साथों में हम साथ साथ उसको यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार. जो सेक्शन 28 है गाइस, दिस इज द प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट शैल नॉट अप्लाई. गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी, right, any corporation set up by the special law or any person who has affected any transactions with or through the agency of any such authority is referred to in this clause, right? मतलब कि कोई भी पर्सन, कोई भी कॉर्पोरेशन अगर इन लोग के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, राइट, तो वो भी यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर फॉल हो जाएगा. देन वी हैव डिस्कस दिस कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड शेयर वारंट एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को नोटिफाई करता है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, राइट? सो ये हम साइमल्टेनियसली गाइस मॉड्यूल को भी कवर करते जाएंगे साथ साथ में. हैंड रिटन नोट से बहुत इजी हो जाएगा, सो दैट एग्जाम के टाइम आपके लिए वो बहुत इजी रहेगा टू रेफर दी हैंड रिटन नोट्स. यस गाइस, डेफिनेशन पार्ट फिर इसके अंदर दिया हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सबसे पहले दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज. अगर आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो या फिर आप सिक्योरिटी को बेच रहे हो तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी सेल परचेज ट्रांजैक्शंस, राइट? देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट. इन सिंपल टर्म्स, अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इज वन which set out the details of the proposed transactions. In our context, a contract for the investment means a contract in equity. इसको हाईलाइट करना गाइस, आप स्टडी मटेरियल लेके बैठे होंगे. आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्विटी के अंदर, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, या फिर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और सब्सक्राइबिंग टू डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी वेदर कन्वर्टिबल और नॉट, राइट? चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्टिबल है नहीं है, डजंट मैटर, राइट? वो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा. एवरी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विथ अ टर्म शीट that is bullet point, that is non-binding document which outlines the terms of a proposed agreement. The parties to the contract exchange the term sheet to negotiate the issues, and once finalize definite agreement in the form of shareholder agreement and or share purchase agreement are exchanged. मतलब कि suppose आज मुझे बिंग कंपनी कुछ शेयर्स बेचने हैं, आपको कोई शेयर्स लेने हैं, ठीक है, मेरी प्राइस आपकी प्राइस अग्री नहीं हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, समझना. बिकॉज जो भी टर्म शीट मैंने बनाई है फिर उसके ऊपर अपन नेगोशिएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन एक प्राइस पे पहुंच रहे हैं. जैसे कि आप लोग कुछ परचेज करने के लिए बाजार में जाते हो, राइट? किसी भी आप रेडीमेड की शॉप पे गए हो या फ्रूट्स लेने गए हो या साग भाजी लेने गए हो या कहीं और गए हो, ठीक है, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया आलू 50 रुपीज केजी है पर केजी. आपने बोला नहीं नहीं यार आटला बदा होता है, 30 रुपया में तो मले छे गेटिंग दिस, राइट? मतलब आपने कितना ऑफर किया उसको, भैया आई एम रेडी टू बाय एट 30 रुपीज, ठीक है. फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको 1 किलो लेना है तो 40 रुपया देना, ठीक है. आपने बोला नहीं नहीं अब 35 रुपए दूंगी या दूंगा, ठीक है. एंड देन फाइनली यू हैव कंक्लूडेड, और उसने भी वो भी मान गया 35 रुपए में बेचने के लिए, आप भी मान गए. मतलब क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेगोशिएट करके एक प्राइस पे पहुंच रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो, एंड देन उसके बाद वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? बट देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जो इनफॉर्मल होते हैं, जैसे सब्जी वालों के साथ आपने 35 रुपए केजी एक केजी आलू आप ले रहे हो, राइट? वो दे रहा है तो वो कोई ऑन पेपर लिखा नहीं जाएगा, राइट? So here in the definition, non-term contract relating to the purchase or the sale of securities, this is best explained by the example of share purchase agreement, जिसको हम commonly बोलेंगे SPA,
राइट। सो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, एसपी है आपका, शेयर परचेज एग्रीमेंट के अंदर भी वो आ सकता है। एंड इज एन अग्रीमेंट दैट सेट आउट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी। समझना कैसे, इसको हाईलाइट कर देना आपकी मॉड्यूल के अंदर कि भैया एक ऐसा अग्रीमेंट है, इट इज एन अग्रीमेंट sets out the terms and conditions relating to the sale and purchase of the shares in the company. तो इसको हाईलाइट कर देना गाइस। Certain share purchase agreement that can be used to buy or sell a business as a going concern, right? पूरा का पूरा बिजनेस ही आपने बेच डाला, ठीक है, उसके लिए भी आप शेयर परचेज एग्रीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आज मैंने कोई कंपनी बनाई थी, कंपनी को लिस्ट करवाया, बड़ी कंपनी हुई थोड़ी सी, बट फिर सडनली मेरा बिजनेस ठप हो गया, आई वांट टू सेल माय कंपनी। अब कंपनी सेल करना है, इसका मतलब क्या, मैं सारी असेट्स वो सब सेल करूंगा? नहीं ना। कंपनी के रियल ओनर कौन होता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। अगर मैं मेरे सारे शेयर्स किसी और को दे दूं तो ओनर कौन बन जाएगा? जिसने परचेज कर रखा है, समझना, राइट। तो यहाँ पे मैं मेरे शेयर्स बेच रहा हूँ, वो परचेज कर रहा है, हम दोनों के बीच में हमको कौन सा एग्रीमेंट करना पड़ेगा? यस, वी हैव टू मेक शेयर परचेज एग्रीमेंट। तो मैं पूरी की पूरी कंपनी, राइट, उसमें कंपनी की एसेट्स, कैश, बैंक बैलेंस, सब कुछ मैं उसको बेच रहा हूँ एज अ गोइंग कंसर्न। Such an agreement principally outlines the market price of shares, including the premium amount, if any, and the duties and the responsibilities of the parties with respect to the powers of the board. Right? वो board के power के हिसाब से आप इस चीज को कर सकते हो। एक अच्छा सा example यहाँ पे दिया हुआ है guys that we are going to discuss here. A company, Cookies Private Limited, has two shareholders, Mr. Rock and Mr. Salt. Mr. Rock decides to sell his part of shares in the Cookies Private Limited. ठीक है, समझना। A company, Cookies Private Limited, has two shareholders. एक रॉक था, एक सॉल्ट था। रॉक ने डिसाइड किया कि वो बेच देगा उसका पार्ट, जो उसके पास शेयर्स है कुकीज के, वो किसी और कंपनी को वो बेचना चाहता है। क्रिस्पी प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी कंसिडरेशन, वो किसको बेच रहा है? मतलब मिस्टर रॉक के पास जो कुकीज के शेयर्स है, कुकीज प्राइवेट लिमिटेड के, वो शेयर्स वो क्रिस्पी प्राइवेट लिमिटेड को बेच रहा है। हाउ शुड मिस्टर रॉक प्रोसीड? Document the transaction so as to make it legally binding on both the parties. Right? मेरे पास शेयर्स है कुकीज प्राइवेट लिमिटेड के, मैं बेच रहा हूँ क्रिस्पी प्राइवेट लिमिटेड को। अब मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा, उसकी जगह पे क्रिस्पी प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम द शेयर होल्डर, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? सच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर रॉक to Crispy Private Limited that shall be recorded in share purchase agreement, which is legally a binding contract, and list down all the terms and conditions which are relevant to the sale of purchase. Right? आपको जितने भी terms and conditions होंगे, right, वो आपको एक contract के अंदर लिखने पड़ेंगे, and accordingly आपको वो सारे के सारे terms and conditions भी define करने पड़ेंगे। राइट, कितने शेयर्स आप बेच रहे हो, कौन सी कंडीशंस है वहां पे बिफोर द सेल्स टेक प्लेस, व्हाट इज द डेट ऑन व्हिच द सेल्स विल बी कंप्लीटेड, व्हाट इज द मैनर फॉर द सेम, right, what is any indemnities or protections available to the parties or not, representations and warranties that maybe either party अगर उन्होंने दिया है तो what is the terms and conditions for the same। तो ये सारी चीजें guys अपन पढ़ रहे हैं किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बिकॉज हमको ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। एक सिक्योरिटीज जिसका डेफिनेशन हमने बार बार पढ़ रखा है, वी नो इट वेरी वेल, एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हमारा चैप्टर ही क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सो अगर हमको सिक्योरिटीज क्या है वो पता नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो नहीं पता होगा तो हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। सो यस, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप थॉरली इस डेफिनेशंस को एक दो बार पढ़ोगे, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट वहां पे लाइन टू लाइन डिस्कस किया गाइस। सो अनदर डॉक्यूमेंट that is executed when a contract for the shares and the securities takes place is the शेयर होल्डर अग्रीमेंट, राइट। एक और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे पिक्चर में आ सकता है जिसको हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट बोलते हैं, विच बेसिकली सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, समझना गाइस, इसको हाईलाइट करना। तो वो एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है शेयर परचेज एग्रीमेंट का। हाउएवर दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। द एग्रीमेंट लिस्ट डाउन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द ईच शेयर होल्डर ऑन डिफरेंट मैटर्स लाइक द मैनर इन विच द शेयर होल्डर्स कैन एग्जिस्ट the company, the procedure for the transfer of shares, the procedure for the winding up of the company in case of liquidation, the procedure to resolve the disparity between the shareholders, right? So वहां पे आप शेयर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हो, बट साथ साथ में आप अगर कोई सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसको हम बोल रहे हैं शेयर होल्डर अग्रीमेंट, समझना गाइस, राइट। तो यहाँ पे
यहाँ पे वो किस चीज के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो सकता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, the agreement lists down the rights and obligations of each shareholder on the different matters, like जो हमने अभी अभी डिस्कस किया गाइस, राइट। कंपनी को मैनर इन विच शेयर होल्डर कैन एग्जिट द कंपनी, राइट, कैसे उसको बेच सकते हैं अपने शेयर्स को, प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फाइंडिंग अप, वो सारी चीजें। देन उसके बाद डे टू डे अफेयर्स के वहां पे कंपोजिशन किस तरह से करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एंड ऑल, तो वो सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस के अंदर देखने को मिल जाएगी। Yes guys, so in the definition of contract we have discussed two things, share purchase agreement we have discussed and उसका छोटू वर्जन shareholder agreement भी हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, राइट, ये दोनों चीजें अपन को समझनी है गाइस। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट्स के अंदर हम चले गए, ठीक है, एंड डीम्यूचुअलाइजेशन कैसे हुआ वो भी अपन ये दोनों पिक्चर्स आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं गाइस कि पहले क्या था ट्रेडिशनल और अब किस हिसाब से वहां पे शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। दिस बोथ द थिंग्स विल डिस्कस गाइस, ये दोनों चीजें अपन को डिस्कस करनी है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही उसके रिलेटेड है। ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये दोनों चीजें गाइस अपन को यहाँ से भी मिल जाएगी हैंडरिटन नोट्स में से। कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन सेक्शन 2, दैट इज 2AA इज फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन यहाँ पे, एंड 2AB, राइट। सो 2 सबसेक्शन AB डीम्यूचुअलाइजेशन के बारे में वो बात करता है। यस गाइस, सो उसको पहले अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन किस चीज के बारे में बात करेगा, तो वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जितने भी है उसके सक्सेशन के लिए बात करेगा। अगर उनको सक्सेशन वहां पे करवाना है तो कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी जो ये स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं, दे हैव टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द बिजनेस ऑफ बाय, सेल और डील इन द सिक्योरिटीज कैरिड ऑन बाय द सोसाइटी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बट डीम्यूचुअलाइजेशन किस चीज के, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं गाइस। डीम्यूचुअलाइजेशन किस चीज के बारे में बात करता है, तो वो सेग्रीगेशन के बारे में बात करता है, ओनरशिप एज वेल एज मैनेजमेंट, बिकॉज आपको पता ही है कि शेयर होल्डर्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, राइट, और शेयर होल्डर्स कभी भी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। सो वो बात करेगा गाइस फॉर ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके रिलेटेड आपको स्कीम बनानी पड़ती है। 2 सबसेक्शन GA उसके लिए डील करता है फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, बिकॉज पहले स्टॉक एक्सचेंज ऑफलाइन हुआ करते थे, राइट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उसके अंदर नहीं होते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर होता था। बट अब उन्होंने ये जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन आया है कि जिसके अंदर उनको अपने आप को एक बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे गाइस तो BSE जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो एक लिस्टेड कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, BSE लिमिटेड। NSE भी अपना IPO प्लान कर रही है, बट यस थोड़ी सी बवाल चल रही थी बीच में, उसको फटकार भी पड़ी थी, तो यस होप सो कि उसका भी पब्लिक इशू जल्दी से आए, लाइक LIC। स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन गाइस, तो उसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, वो किस हिसाब से शेयर्स इशू करेंगे, राइट, ट्रेडिंग राइट्स किस हिसाब से रखेंगे, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट्स, ये स्कीम के फीचर्स है गाइस सारे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस असेट्स, राइट्स, लायबिलिटीज ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो कैसे करना है, एंड अदर मैटर्स, दिस एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, तो इतनी चीजें गाइस कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर है जो अपन मॉड्यूल से भी कवर कर रहे हैं। यस गाइस, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया क्लियरली, मींस द सक्सेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ सोसाइटी registered under
Society Registration Act 1860 by another stock exchange, being a company incorporated for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying, selling, or dealing in the securities carried on by such individuals or society. Because earlier it was allowed कि आप being an individual और being a society stock exchange का business कर सकते थे. अब जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो उन्होंने बोला भैया अब कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर आपका स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए. अगर आपको कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर नहीं करना है कोई बात नहीं, आपका जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो एक इंडिविजुअल चला रहा है, जो एक सोसाइटी चला रही है, राइट, तो वो जो भी एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या कर रहा है, जो कंपनी है बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो इस स्टॉक एक्सचेंज को सक्सेशन कर रहा है. मतलब के वो वाले स्टॉक एक्सचेंज का वो टेक ओवर कर लेगा एंड वो अपने पास उसको बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर ला देगा, राइट. आप खुद भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करो और उसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस इंक्लूड कर लो, जो आप बिंग सोसाइटी और इंडिविजुअल चला रहे हो तो भी चलेगा. अगर कोई और स्टॉक एक्सचेंज ये चीजें कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, आप उसके अंदर जाके राइट मर्ज हो जाओगे तो भी वहां पे डेफिनेटली चलेगा. मीनिंग देयर बाय नाउ नो मोर इंडिविजुअल और सोसाइटी कैन रन द स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस, यू हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट, राइट. इसीलिए उसको बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन. सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल है उसके साथ डील करता है. The stock exchange in India during the early 1950 were operating either as a body of individual or in the form of registered society. This meant that the stock exchange worked primarily for the benefits of the members of the society instead of working for the investors. पहले वो इसी के लिए ही काम किया करते थे. In this regard, on the recommendation made by the committee established by the M.H. Kania with a view to expediting the reorganization, the central government made changes in the law to facilitate the corporatization of the stock exchanges. This was done in order to separate the ownership, management, and trading rights from each other. According to the recommendations of the M.H. Kania Committee, SEBI in 2003 had asked all the stock exchanges to submit a scheme within 6 months to implement the corporatization scheme. So जितने भी ये इंडिविजुअल या सोसाइटी स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे उन लोग को क्लियरली बोल दिया कि भैया आप अपनी स्कीम बनाओ और 6 महीने के अंदर अंदर ये स्कीम को आपको सबमिट करना पड़ेगा. कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम जिसको बोला जाएगा, जो हमने 2GA के अंदर अभी अभी बात की है. Hence, the SCARA was amended in 2004 to compel the stock exchange to corporatize and demutualize. Yes guys, earlier कुछ इस हिसाब से सोसाइटी फॉर्म के अंदर हुआ करता था, ट्रेडिंग फ्लोर हुआ करते थे उसके, राइट, बाय सेल हुआ करता था. एक बाजू बायर होते थे, एक बाजू सेलर होते थे. अब ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेटाइज फॉर्म के अंदर हो गया है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा. आपने ये बिल्डिंग वगैरह देखा हुआ भी होगा, बीएससी का एंड एनएससी का. Yes guys, this is what all about corporatizations. बहुत इजी है अब, ठीक है. डीम्यूचुअलाइजेशंस गाइस, यहाँ पे आपको सेग्रीगेट होना है. आपकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट, so you have to segregate yourself. Means the segregation of ownership and the management from the trading rights of the members of a recognized stock exchange in accordance with the scheme approved by the Security Exchange Board of India. First, let us understand what is meant by demutualization in simple word. It is termed used to describe the transition from mutual association of the exchange members operating on a not-for-profit basis to a limited liability for the profit company accountable to shareholders. Essentially, demutualization separates the ownership and voting right from the rights of access to trading. As mentioned above, stock exchange in India were operating as a body of individuals in the form of private clubs and registered societies, whose objective was primarily to work for the benefit of the members. मतलब वो लोग not for profit के लिए ही करते थे, कोई profit का उसका उद्देश्य नहीं था. The members of this stock exchange were known as stock broker, who had a seat in the right
to trade on the floor of the exchange. जैसे हमने यहाँ पे बताया ना guys, यहाँ पे इनकी एक सीट रिजर्व रहती थी, राइट? यहाँ पे वो लोग बैठ जाते थे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है अगर आप देखोगे तो the members of this stock exchange were known as stockbroker who had a seat that is right to trade on the floor of the exchange. So in effect the stock exchanges in the country were dominated by the stockbrokers who did not pay much. इसमें क्या होता था, देखो ना क्या लिखा है. So in the effect the stock exchange in country were dominated by the stockbrokers who did not pay much heed to the concept of the governance. They just focused on increasing their wealth and snubbed the protection of the investors. They resulted in the attritions of the investors' wealth and consequently their confidence in the stock market. Thus, the demutualization of stock exchange was made mandatorily by the central government in 2003 to end the brokers' control over the exchange. Because वो लोग ही वहाँ पे क्या करते थे, अपने खुद के बेनिफिट के लिए ही काम किया करते थे. Right? उनको लगता था कि यहाँ पे डील फायदे की है, वो कर लेते थे, but अपने खुद के बेनिफिट के लिए. Because वही लोग वहाँ पे होते थे. No one is there to look after. अब तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा है. Even आज के दिन में तो इन्वेस्टर खुद वहाँ पे ट्रेड करना चाहता है, तो ऑनलाइन देयर आर मेनी एप्लीकेशंस एंड मेनी स्टॉक ब्रोकर्स आर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेशंस जिसमें आप ही यहाँ पे बैठे बैठे अपना ट्रेड कर सकते हो. Post that the access to trading become a matter of contract with the stock exchange wherein the dealers were just operating as users or participants. The stock exchange which were previously operating as an unorganized sector, right? जो पहले unorganized sector था, but अब ऐसा नहीं रहा. Started acting as a service provider to the market intermediaries and listed companies after adopting the scheme of demutualizations. Right? इंडिया के दो सबसे बड़े demutualizations है guys. अब पहले कुछ इस हिसाब से फ्लोर पे हुआ करता था ट्रेडिंग वगैरह, अब पूरा सिस्टमेटिक वे के अंदर हो गया है guys. पूरा सिस्टमेटिकली, राइट? इसको आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा. The above two pictures show how the concept of demutualization has changed the operation of the stock exchange in India. The first picture shows the traditional trading floor, right? जो यहाँ पे है, ये आपका traditional trading floor रहेगा guys, wherein the members of the stock exchange were the stockbroker themselves and they operated for the benefit of their own interest. The second picture, yes, ये आपको क्या बताता है? The current scenario of the stock exchange wherein the contracts relating to sale and purchase of the shares are automated online and the stockbroker are made intermediaries between the stock exchange and the investors. ठीक है guys, this is what demutualizations, right? तो मतलब पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को हमको खत्म करना था, इस चीज के लिए हमने यहाँ पे ये मेथड ला दिया. So ये सक्सेशन ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करता है, ये सेग्रीगेशंस के बारे में बात करता है फॉर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, उसके राइट्स एंड ऑल, उसकी स्कीम्स वगैरह वो लोग लेके आए. देन उसके बाद डेरिवेटिव डेफिनेशंस यहाँ पे दिया हुआ है गाइस. ये डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस यू गाइस आर नोइंग वेरी वेल बिकॉज अपने एसएफएम के अंदर मौलिन सर से पढ़ा होगा. सो वी आर नॉट, और आपका वो चैप्टर भी मैंने ग्रुप में देखा खत्म हो गया है, सो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे गाइस. ये चार चीजें हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप. आप सबको पता ही है गाइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो ऑटोमेटेड होता है, राइट? वो पहले से फिक्स्ड बना हुआ ही होता है, आपको उसको एंटर करना है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप ये जो है वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, राइट? जैसे आप अगर सेंट्रल मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, ठीक है, एंड आपने ट्राउजर लिया, ट्राई किया, ठीक है, आपको 32 का चाहिए था ट्राउजर, तो अवेलेबल होगा. आपको 30 का चाहिए, अवेलेबल होगा. बट सपोज किसी की वेस्ट जो है वो 31 की है, तो मुझे बताइए गाइस, क्या 31 वाला अवेलेबल होगा? द आंसर इज नो, राइट? आपको वहां पे फिर क्या करना पड़ेगा? तो ट्रेडिशनली आपको दर्जी के पास जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा, और आपको 31 का क्या 30.5 का भी आप बोलोगे, 30.75 का भी बोलोगे, तो वो आपको सील के दे देगा, राइट? सो गाइस समझना कि ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स
इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक रेडीमेड जैसा है, मॉल जैसा है, कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपके जो ट्राउजर्स है वो ऑलरेडी बने पड़े हैं, इधर आपको फिट हो रहा है तो लो, नहीं हो रहा है तो मत लो। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जो बैट लगाते हो, आप अपने हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, राइट, तो वो आपका वहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको मालूम ही है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऑप्शंस, राइट, वहां पे सारे ऑप्शंस आपको पता होगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड ऑल। स्वैप कैसे करते हैं, तो वो सारी चीजें वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस गाइस, ये डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी मालूम है, राइट, कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल एंड ऑल, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस गाइस। आपको एक बार पढ़ना है तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद गाइस ये आपके रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, उसके सारे, यस गाइस, ये स्कीम्स के बारे में हमने हैंडी नोट्स में से डिस्कस किया, कौन सी स्कीम्स वहां पे आ सकती है, 2GA, राइट, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है गाइस। दीज आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द स्कीम्स दैट हैज टू बी मेड बाय द ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन गाइस, टू सबसेक्शन H ऑफ स्कारा, सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्योरिटी इंक्लूड, सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें वहां पे इंक्लूड हो सकती है, मीन्स सिक्योरिटी, शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर इन और ऑफ दी एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारी चीजें सिक्योरिटीज के अंदर कवर होती है। डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, अगर कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, CIS ने कोई इशू किया तो वो अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इसके अंदर कवर हो जाएगा, राइट, जो सरफाई ने वहां पे बताया है। यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं वो अंदर आ जाता है। कोई सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इशूड टू एन इन्वेस्टर और बाय द इशूअर, राइट, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ये स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्ट ऑफ दी, जो यहाँ पे फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस एंड ऑल, सो दिस इज आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस गाइस। ठीक है, हम हैंडी टू नोट्स में चले जाते हैं। Section 4A, recognized stock exchange that shall be corporatized and demutualized before appointed date, because उन्होंने एक डेट वहां पे मेंशन की थी, the date appointed by the SEBI by the notification of the official gazette, right, so वो वहां पे section 4A के अंदर कवर हो जाता है। so yes, that has to be प्रोसीजर फॉर द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन। अगर आपको करवाना है तो ये जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो अपने आप को रिकॉग्नाइज मानते हैं, दे हैव टू फॉरवर्ड द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन टू सेबी। सेबी वहां पे अप्रूवल कर सकता है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, तो यस डेफिनेटली आपका यहाँ पे ये प्रोसीजर हो जाएगा। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। बोर्ड, मतलब बोर्ड किसको बोलेंगे, देखो कोई शेयर होल्डर्स है या स्टॉक ब्रोकर्स है, कैन नॉट अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, राइट, या फिर मैक्सिमम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हो सकते हैं, तो 1/4 ऑफ द टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स। यस गाइस, जो हमने पढ़ा अभी फिलहाल वो कुछ यहाँ पे है।
Yes, application for recognition of stock exchange. We have to make an application, filing of an application by the central government. So yes, as per the provision, any stock exchange which is desires of being recognized for the purpose of this act may make an application as per this rule to the central government. एप्लीकेशन फॉर द रिकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वो इस फॉर्म के अंदर रहेगा, मतलब आपका एप्लीकेशन करना है। रूल 4 ये बोलता है कि उसके रिलेटेड 500 रुपए की फीस डिसाइड की गई है। इट फर्दर स्टेट्स द अमाउंट ऑफ द फीस दैट शैल बी डिपॉजिटेड इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहां पे जाके आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हो। इतनी चीजें आपको उसके अंदर एंटर करनी पड़ेगी जब कभी भी आप एप्लीकेशन करते हो, राइट, सेबी को for this recognition that shall also be accompanied by a copy of rules and regulations of the stock exchange, because आपको भी पता है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी कॉर्पोरेट्स आप बनाते हो तो उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हम बायलॉज बोलते हैं वो भी वहां पे उनको फॉलो करने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं। तो यस, वो सारी चीजें यहाँ पे उनके पास क्या पावर रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगा, what is the governing body of the stock exchange, उसके powers, उसका management and all powers and duties of the office barriers, admission into the stock exchange of the various classes, that everything is required to be discussed here. The procedure for the registration of the partnership as members of the stock exchange वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा in cases where the rules provide for such membership and the nomination and the appointed of the authorized representatives. ये सारे documents आपको फाइल करने पड़ेंगे, filing of documents with the applications. Grant of recognition, right? Requirements ये है कि section 4 ये बोलता है if the central government is satisfied after making such inquiry and after obtaining such further information, if any as it may require, के rules bylaws जो stock exchange के है वो conformity है, are in conformity, common sections है guys, with the conditions, the stock exchange is willing to comply with the conditions जो time to time वहाँ पे central government और SEBI ने बनाई है, it would be in the interest of the trade and also in the interest of the public. ये तीन कंडीशन का। पहला कंडीशंस क्या था कि आपने रूल्स एंड बायलॉज वगैरह प्रोवाइड किया है। दूसरा कंडीशंस क्या है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने बनाई है वो टाइम टू टाइम कंप्लाई कर रहे हो, विलिंग टू कंप्लाई, एंड आपका जो ये रिकग्निशन हम ग्रांट कर रहे हैं वो ट्रेड के इंटरेस्ट में है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है देन डेफिनेटली इट मे ग्रांट रिकग्निशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। रूल 7 बात करता है गाइस रिन्यूअल के बारे में, देन उसके बाद हु इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में भी वो वहां पे डिस्कस कर रहा है। सो वो सारे रूल्स यहाँ पे रूल 7 एंड रूल 8 के अंदर दिए हुए हैं। जो पूरा आपका सेक्शन 4 रहेगा, ठीक है। सो ये अपन यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ तक आपका पूरा सेक्शन 4 रहेगा गाइस कि कब ये रिजेक्ट कर सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। डेफिनेटली आपका स्कीम CND वाला, CND मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन, तो वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ स्कीम्स, आपको स्कीम को अगर अप्रूव हो गई है बाय सेबी वी हैव टू पब्लिश्ड, राइट, सेबी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दो न्यूज़पेपर में ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करेंगे। स्कीम्स बिकम इफेक्टिव हो जाएगा जैसे ही पब्लिश होगा, and binding on all the person and the authority in connection with the recognized stock exchange। तो स्कीम पब्लिश करना पड़ेगा आपको। कंडीशंस क्या रहेगा कि recognized stock exchange, right, so at least 51% shareholders who don't have trading rights, recognized stock exchange have to comply the above conditions within 12 months from the order of the SEBI, राइट। आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक के पास एटलीस्ट आपको कितना होल्डिंग वहां पे है, तो एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर्स ऐसे रहेंगे कि जिनके पास कोई ट्रेडिंग राइट्स नहीं रहेगा, राइट। सो दीज आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड ओवर देयर। ये रहा, देखो गाइस, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 3 and 4, स्टॉक एक्सचेंज हैव टू गिव द फॉर्म A प्लस रिसिप्ट, जो मैंने आपको बोला था, 4 कॉपी बायलॉज की, 4 कॉपी रूल्स की, ये सारी चीजें वहां पे देनी पड़ेगी। ये सब कुछ जो हमारी स्पाइरल जो आपको इंस्टीट्यूट से मिली है, स्पाइरल जो PSP से मिली है, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रॉपर्ली लिखी हुई है गाइस। फॉर्म A प्लस रिसिप्ट, 4 कॉपी बायलॉज की, रूल्स की, कि जो
रूल्स में गवर्निंग बॉडी के ऑफिस बैरियर्स के मेंबर्स के वो सब कुछ आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इधर रिजेक्ट करेगा या फिर अप्रूव करेगा, अप्रूव विद कंडीशंस विदाउट मॉडिफिकेशंस कर सकता है। रिकॉग्निशन आपका वो 1 साल के लिए हो सकता है या फिर वो समटाइम्स के लिए भी हो सकता है या फिर परमानेंट बेसिस पे भी वो कर सकता है। देन इसके बाद अगर आपको रिन्यूअल करवाना है इस रिकॉग्निशन का तो स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म ए प्लस 200 रुपए का फीस देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर आपका जो भी एक्सपायरेशन होने आ रहा है अर्लियर रिकॉग्निशन उसके 3 महीने पहले आपको सेबी को ये 200 रुपए का फीस प्लस फॉर्म ए देना पड़ेगा एंड आपका रिन्यूअल वहां पे हो जाएगा अगर आप सारी कंडीशन फुल से फुलफिल कर रहे हो तो। रिकॉग्निशन के लिए सीजी के पास जाना है, रिन्यूअल के लिए सेबी के पास जाना है, विड्रॉल के लिए सीजी के पास जाना है। देखो गाइस बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया कि यहाँ पे अपन रिकॉग्निशन चाहिए था तो किसके पास गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यहाँ पे देखोगे रिन्यूअल के लिए किसके पास जा रहे हैं, सेबी के पास। बट नेक्स्ट पॉइंट जो विड्रॉल, अगर आपको अब स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्निशन नहीं रखना है और आपको विड्रॉ कर देना है अपना रिकॉग्निशन, देन यस वी हैव टू गो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैटर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या फिर पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो विड्रॉल यस इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और द पब्लिक इंटरेस्ट और फेलियर टू कॉर्पोरेटाइज और डिम्यूचुअलाइज, राइट। ऐसी बहुत सारी इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज होंगी कि जिन्होंने कॉर्पोरेटाइज या डिम्यूचुअलाइज अपने आप को नहीं किया है, यस इन दैट केस उनको वहां पे ये विड्रॉ कर देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इवन रिटर्न नोटिस दे सकता है स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म सी के अंदर स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर द विड्रॉल, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वहां पे डेफिनेटली देगा, राइट। सीजी वहां पे स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि हे स्टॉक एक्सचेंज तेरे को ये विड्रॉ करना पड़ेगा रिकॉग्निशन बिकॉज ये इंटरेस्ट में नहीं है पब्लिक के या ट्रेड के, तो डेफिनेटली ये उनको मानना पड़ेगा। बट यस बिफोर विड्रॉइंग द सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको वहां पे डेफिनेटली दी जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है गाइस, फिर वहां पे डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डिस्क्वालिफिकेशंस किस हिसाब से है तो यहाँ पे ये रही डिस्क्वालिफिकेशंस, बहुत इजी है। वो बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ मेंबर राइट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो यू शुड बी क्वालिफाइड। सो क्वालिफिकेशन इज नॉट देयर तो देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट, देयर आर डिस्क्वालिफिकेशंस। तो आप अगर उसके अंदर फॉल नहीं हो रहे हो मतलब आप क्वालिफाइड हो। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बैंकरप्ट हो तो डिस्क्वालिफाइड। क्रेडिटर्स आर पेड ऑन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट देयर ड्यूज, देन डिस्क्वालिफिकेशंस वहां पे और भी है। पर्सन्स और प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉइज इन बिजनेस ऑफ कमोडिटी ऑफ डेरिवेटिव, यस अगर वो इसके बिजनेस में है देन शैल नॉट बी अ ब्रोकर और एजेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो नहीं है, वो पर्सन प्रिंसिपल या एम्प्लॉय नहीं है, राइट, कमोडिटी और डेरिवेटिव बिजनेस के अंदर नहीं है, नो, तो नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब वो जो बंदा है वो अगर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, उसका एम्प्लॉय या प्रिंसिपल है तो वो मेंबर बन सकता है। देखो पर रेड से लिखा है कि वो क्या नहीं बन सकता है, वो उसका ब्रोकर या एजेंट नहीं बन सकता है। उसको मेंबर बनना है तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। बट अगर वो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में नहीं है तो नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। प्रीवियसली अगर आपकी मेंबरशिप रिफ्यूज्ड हुई है राइट तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। बढ़िया, अगर 1 साल खत्म हो गया है रिजेक्शन से तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हो। डिक्लेयर डिफॉल्टर बाय द स्टॉक एक्सचेंज, कन्विक्टेड इन द ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड डिसऑनेस्टली, आप लेस देन 21 इयर्स के हो, सो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंबरशिप के लिए। क्वालिफिकेशंस, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड आर क्वालिफाइड, डेफिनेटली कंडीशंस भी है थोड़ी बहुत वहां पे। वर्कड विद अ मेंबर्स एज अ पार्टनर or authorized assistant or authorized clerk or revisor or apprenticeship for minimum period of 2 years, आपने 2 साल के लिए काम किया हुआ है मेंबर बनना है तो। agrees to work for minimum 2 years as a partner or the representative member, right, या फिर आप agreement कर रहे हो कि यस हम 2 साल तक काम करेंगे। succeed the established business of the deceased or retiring member, right, कोई father, uncle, brother or any other close relatives अगर वहां पे उसके अंदर इन्वॉल्व है एज अ मेंबर।
आपकी मेंबरशिप वैकेट हो जाएगी अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहे या फिर आप बैंकरप्ट हो गए हो, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर फॉल होते हो गाइस, तो डेफिनेटली आप कन्विक्टेड हो गए हो फ्रॉड या डिसऑनेस्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर, आप सिक्योरिटी कमोडिटीज के अंदर वहां पे इन्वॉल्व हो, एक्सेप्ट ब्रोकर और एजेंट, राइट। सो ये सारी चीजों के अंदर आपका मेंबरशिप वहां पे रद्द हो जाएगा। यस गाइस, फिर उसके बाद वहां पे बात आता है रूल 8(4) के लिए, मेंबरशिप फॉर द कंपनीज। कंपनी को अगर मेंबर बनना है then yes it has to be formed under the provision of section 322 of 1956, right। अब वहां पे आप कंपनीज एक्ट 13 के अंदर वो फॉर्म्ड हो सकते हो, मतलब आप बॉडी कॉर्पोरेट होने चाहिए। majority directors are शेयर होल्डर्स इन द कंपनी and members of the stock exchange. Majority directors have ultimate liability, that is unlimited liability in the company, right। ultimate का मतलब कि ultimate उनकी ही liability वहां पे रहेगी कंपनी के अंदर। And the last point for the day guys, that is eligibility of companies for the membership of stock exchange। 8(4)(a) के बारे में बात करता है। Company formed under section 12 of the Companies Act 1956 comply with the requirements of norms जो SEBI के है। Directors are not disqualified for the member of the stock exchange and has not held the office of the director in any company which was member of the stock exchange and declared the defaulter। Minimum 2 directors होने चाहिए having minimum 2 years of experience dealing in the securities, portfolio management, investment consultants, right। ये सारी कंडीशन है उनको वहां पे फुलफिल करने हैं, तो डेफिनेटली वो लोग वहां पे मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं गाइस, आपको अगर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर चाहिए तो इट इज गिवन हियर 8(4) कंपनी ऑफ 1956, कंपनी डिफाइंड इन 1956, राइट। तो ये सारी चीजें, ये 322 वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, सेक्शन 12 वाला डिस्कस किया, वो मेंबर होना चाहिए, राइट। पर्सन नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नोट्स के अंदर दिया हुआ है गाइस, जो यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। बट यस, वो नोट से पढ़ना ऑलवेज इजी लगता है। सो ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन गाइस, आई गेस 1 लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम, or will complete with these notes as well as module delistings of securities से हम शुरुआत करेंगे guys। ये पूरा notes बना हुआ ही है, ठीक है, and 16 पेज तक ही है। clearing corporations and all, ठीक है। so बहुत बेसिक सा पार्ट है गाइस, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल ही है। so उसको अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, ये हमारा इस वीक के अंदर दूसरा भी सेशन है, तो अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइस। अगर कुछ भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप, ठीक है। यस गाइस, सी यू सून।